नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी की परीक्षा जो कि 17 तारीख को होने वाली है, 17 जुलाई को होने वाली है, इसके लिए मॉडल पेपर्स कर रहे थे। तो इन मॉडल पेपर्स की सीरीज में आज हम 10वां मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हम 9 मॉडल मॉडल पेपर कर चुके हैं। इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध भी करा चुके हैं। 9 मॉडल पेपर के अब तक जो 9 मॉडल पेपर किए हैं हमने, 8 एमसीक्यूज की सीरीज के लिए, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप लोगों ने ले लिए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। दोस्तों, जो अभी अभी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए ये सारे वीडियो जो पीडीएफ्स हैं, मैं एक बार दोबारा से सेंड कर दूंगा। इस वीडियोस के बाद में रात को प्रयास करूंगा कि अगर वो सेंड कर पाया तो, मुझे समय मिला तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज कल सुबह ज़रूर हो जाएंगे आपके पास। आपके पास दोबारा से सेंड कर दूंगा। जिनको नहीं मिले हैं वो दोबारा से ले लेना। सब सीरियल वाइज सेंड कर दूंगा, एक एक करके। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर हम इस सीरीज का अंतिम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 10वां मॉडल पेपर है। इसमें हम राजस्थान कोऑपरेटिव के वही 20 क्वेश्चन लेके आए हर बार की तरह, और राजस्थान जीके के भी करीब 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे पेपर में 40 क्वेश्चन ही आएंगे, हालांकि 50 क्वेश्चन लेकर आए, पर बिल्कुल नए क्वेश्चन लेकर आए। करंट अभी जो इसी साल यानी कि 2021 के दौरान, मार्च 2021 के दौरान जो पेपर हुए हैं, उन पेपरों में से क्वेश्चन लेकर आया हूं। बिल्कुल करंट के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी हाल ही में राजस्थान के बोर्डों के द्वारा, विभिन्न भर्ती बोर्डों के द्वारा जो पेपर आयोजित किए गए हैं, जो कि मार्च 2021 तक आयोजित किए गए थे, 2021 के दौरान मार्च 2021 तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन मार्च 2021 में हुई परीक्षाओं में से हैं, और जो उत्तर सभी बताऊंगा मैं, ये सारे के सारे उत्तर वो हैं जो कि या तो आरपीएससी ने या उस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने या आरएसएम एसएसबी ने सही माने हैं। वो उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए उत्तरों को लेकर आप शंका न किया करें कि ये उत्तर गलत है या ये सही है। आरपीएससी ने या माध्यमिक सॉरी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने या आरएसएम एसएसबी ने जो उत्तर सही माना है, वो उत्तर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, 1 मिनट का समय और लेना चाहूंगा आपका, कि हम जो ये मॉडल पेपर कर रहे हैं, इस उद्देश्य से मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। परसों परीक्षा है। मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों, आप सभी के भविष्य सुखद हो। मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, जो भी आप क्या नाम है सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो, उस पर आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियोस को लाइक भी किया करें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियोस बनाने के लिए मुझे कम से कम 4 से 4.5 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 4 से 4.5 घंटे मेहनत करने के बाद जो है मैं आपके सामने इस वीडियोस को लेके आ पाता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। सहकारी समितियां किसके अधीन कार्य कर सकती हैं, करती हैं? सहकारी समितियां किसके अधीन कार्य करती हैं? तो सभी सहकारी समिति जो होती हैं, वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि सहकारी सोसाइटी के द्वारा आवेदक आवेदन नामंजूर किया जाता है तो कितने दिनों में सूचना दी जाती है? तो अगर कोई आवेदन मंजूर या नामंजूर किया जाता है, किसी सहकारी सोसाइटी के अंदर अगर किसी सदस्य ने
सदस्यता के लिए आवेदन किया है तो उसकी सदस्यता मंजूर या नामंजूर की जाएगी, इसकी सूचना 30 दिन के अंदर अंदर सहकारी सोसाइटी को आवेदनकर्ता के लिए देनी होती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी शीर्ष सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाता है जो कि पहले ही किसी अन्य केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है, अध्यक्ष पद पर है, तो उसे कितने दिनों के भीतर भीतर पूर्व की सोसाइटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा? दोस्तों, एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति शीर्ष सोसाइटी में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाता है, शीर्ष सोसाइटी का मतलब राज्य स्तर की सोसाइटी, राज्य स्तर की सोसाइटी में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होता है, अगर वो व्यक्ति पहले से केंद्रीय सोसाइटी में यानी कि जिला स्तर की सोसाइटी में पहले से अध्यक्ष पद पर है तो उसे उस जिला अध्यक्ष की सोसाइटी पद से कितने दिन के भीतर त्यागपत्र देना होगा? वहां पर नियुक्त होने के बाद, नियुक्त होने के उपरांत। तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन के भीतर भीतर केंद्रीय सोसाइटी से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग किनके लिए निर्वाचनों का संचालन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए निर्वाचनों का संचालन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन सी सोसाइटियों में निर्वाचन किया जा सकता है, किया जाता है? तो वो भूमि विकास बैंक में जो निर्वाचन होता है उसका आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। डेयरी सहकारी सोसाइटियों में जो निर्वाचन होता है उसका भी निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और ऐसी सोसाइटियां जिसमें 5 लाख या उससे अधिक की शेयर पूंजी हो तो उन सोसाइटियों का भी निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित निधि के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? दोस्तों, थोड़ा गला खराब हो गया, आवाज थोड़ी वैसी आ रही होगी, तो इसके लिए कौन सी बातें सत्य हैं आइए पढ़ लेते हैं। पहली बात, सोसाइटी का कारोबार में उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, सोसाइटी की संपत्तियों, सोसाइटी संपत्ति का भाग नहीं होगी। तीसरा, कुर्की के दायित्वों के अधीन नहीं होगी। और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों, दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन। सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि यानी कि पीएफ, अगर कोई सहकारी सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए पीएफ जमा कराती है, पीएफ काटती है, भविष्य निधि काटती है, उनके वेतन में से 10% कटौती करके और 10% सोसाइटी अपनी ओर से जमा कराती है, कुल मिला के वेतन का 20%, 10% कर्मचारी का हिस्सा, 10% एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है। जो 20% उसकी भविष्य निधि में जमा किया जाता है, ये 20% राशि जो है सोसाइटी के द्वारा कारोबार के उपयोग में नहीं ली जाएगी। सोसाइटी जो भी काम करती है उस पैसे को यूज नहीं करेगी। दूसरी चीज, सोसाइटी की संपत्तियों का भाग भी नहीं होगी, सोसाइटी का धन नहीं होगा। सोसाइटी काटेगी, पैसे को जमा कराएगी भविष्य निधि के अंदर, लेकिन वो पैसा सोसाइटी का नहीं होगा। और अगर सोसाइटी की किसी कारण से कुर्की होती है तो कुर्की का भी हिस्सा नहीं होगा भविष्य निधि खाता। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिसीमापक की कार्यवाही को रजिस्ट्रार कितने वर्षों में कर सकता है? तो दोस्तों, परिसीमापक की कार्यवाही को रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा 2 वर्षों के अंदर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, कुर्क करने के शक्ति में भूमि विकास बैंक प्रबंधक संपत्तियों में किन्हें शामिल करता है?
अगर कोई किसी की संपत्ति कुर्क होती है तो कुर्क करने में भूमि विकास बैंक द्वारा बंधक की हुई संपत्ति, जो वहां पे मॉर्गेज रखी हुई संपत्ति है, उनमें से किस किस चीज को वो शामिल करता है। एक तो किस्त, जितनी किस्त उसने चुका दी है उस लोन की, उन किस्तों को जमा करेगा। एक बंधित भूमि, जो भूमि उसने मॉर्गेज कर रखी है लोन के अगेंस्ट में, उसको शामिल करेगा। और एक खड़ी फसल, खड़ी फसल का मतलब जो बंधित भूमि है, जो खेत उसने मॉर्गेज कर रखा है, उस खेत में जो फसल खड़ी है उसको भी वो कुर्की के अंदर शामिल करेगा, यानी कि उस फसल को भी की कुर्की करेगा। उस फसल में जो भी उत्पादन होगा उसका भी वो नीलाम कर देगा। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही उत्तर। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार के अलावा कौन कर सकता है? तो रजिस्ट्रार के अतिरिक्त उन अपीलीय शक्तियों का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने जो रजिस्ट्रार नियुक्त किया है वही रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। किस अधिनियम के अधीन किस अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 और प्रथम सूची की अपील की शक्तियां किसके पास हैं? तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 ये जो है न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है, और इस तरह की शक्तियां जो हैं न्यायालय के पास ही हैं। अगला प्रश्न, सहकारिता अधिनियम में कुल कितने सिद्धांत होते हैं? तो सहकारिता अधिनियम में कुल मिलाकर 6 सिद्धांत होते हैं, जिनमें से 5वां सिद्धांत जो है वो ट्रेनिंग के विषय में बताता है कि सहकारिता सोसाइटी के अंदर ट्रेनिंग किस प्रकार आयोजित की जाए। कर्मचारियों की, सदस्यों की ट्रेनिंग के विषय में बताता है 5वां सिद्धांत। किस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कौन सी प्रस्तावित उपविधियों सहित आवेदन की जांच करेगा? तो दोस्तों, वो करेगा रजिस्ट्रार। किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रस्तावित उपविधियों सहित आवेदन की जो जांच करता है वो रजिस्ट्रार महोदय स्वयं जांच करते हैं। यदि किसी सोसाइटी को 2 से अधिक सोसाइटियों में विभाजित किया जाता है तो नई सोसाइटी के संबंध में जानकारी शामिल होगी। नई सोसाइटी को क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? अपना नाम और पता उपलब्ध कराना पड़ेगा, नई सोसाइटी का नाम और पता उपलब्ध कराना पड़ेगा, संचालन क्षेत्र उपलब्ध की जानकारी देनी पड़ेगी, और उपविधियों का प्रारूप भी प्रस्तुत करना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सहकारी सोसाइटी के नियमों में किन सोसाइटियों को स्थान दिया गया है? तो कृषि विपणन सोसाइटी, उपभोक्ता सोसाइटी, साधारण सोसाइटी, इन सभी को जो है सहकारी सोसाइटियों में स्थान दिया गया है। ये सभी प्रकार की सहकारी सोसाइटियां होती हैं। अगला प्रश्न, महिला सहकारिता सोसाइटी केंद्रीय के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कितनी अंश पूंजी आवश्यक है? कोई अगर केंद्रीय महिला सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसे न्यूनतम कितनी पूंजी कैपिटल अमाउंट के तौर पे लगानी होती है? तो वो 1 लाख रुपए का न्यूनतम पूंजी के साथ में कोई सहकारिता सोसाइटी, महिला सहकारिता सोसाइटी का आरंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा यदि वह केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी है,
यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, यदि उसने जानबूझकर सहकारी अनुशासन को भंग किया है, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन में जो लिखा है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा, होना चाहिए, पात्र नहीं होगा, निर्वाचन होने के लिए पात्र नहीं होगा या अपात्र होगा, ऐसे होना चाहिए, तब ये उपरोक्त सभी उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि निर्वाचन होने का अपात्र कब हो जाएगा? जब अपात्र हो जाएगा, जब वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, किसी अपराध के लिए दंडित किया हो न्यायालय ने, या फिर वो जानबूझकर सहकारी अनुशासन को भंग किया हो उसने, तो इन सभी केसेस में वो चुनाव लड़ने का अपात्र हो जाएगा, पात्र नहीं होगा, अपात्र हो जाएगा। यहाँ पर पात्र नहीं शब्द बीच में ऐड हो जाएगा, इस जगह पे आप नहीं शब्द जोड़ लें, यहाँ पर इस जगह पे एक शब्द ऐड कर लें, नहीं। ये नहीं शब्द आ जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न 16 नंबर, नाम परिवर्तन विज्ञापन का व्यय सोसाइटी द्वारा कितने दिनों में जमा कराया जाता है? तो नाम परिवर्तन के दौरान जो सोसाइटी का व्यय होता है वो 7 दिनों के अंदर जमा कराया जाता है रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ पर। अगला प्रश्न, किस धारा के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षा द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में तुलना पत्र लाभ और हानि का लेखा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों धारा 54 के अधीन किया जाता है, ऐसा धारा 54 के अधीन किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिनियम की धारा 58 के अधीन किसी विवाद का निर्देश रजिस्ट्रार को किस प्रारूप में दिया जाएगा? तो ये है प्रारूप ज। प्रारूप जा के अंदर जो है इसका निर्देश दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कब एवं कहां हुआ था? उपभोक्ताओं के हितों के लिए जो है उपभोक्ता सहकारिता का आरंभ जो है अजमेर के अंदर हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में अजमेर के अंदर हुआ था, ये उत्तर सही है, वो गलत निशान लग गया इसमें। अगला क्वेश्चन, राजफेड का पूरा नाम क्या है? बताइए, राजफेड का फुल फॉर्म क्या है? RAJFED। तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट। ये ध्यान रखना, इसमें स्टेट शब्द लगता है, जबकि एस राजफेड के अंदर कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें स्टेट लगता है इसके फुल फॉर्म के अंदर। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, लिमिटेड, ये इसका जो है फुल फॉर्म होगा। और यहाँ फेडरेशन की स्पेलिंग दी है TION होती है। एक के स्थान पे ओ आएगा फेडरेशन। अगला प्रश्न, अगले उसकी जीके के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस प्रश्नों को कराएं, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इस
इन क्वेश्चनों के जो है सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही देखने पड़ेंगे। कई लोग बार बार पूछते हैं मैसेज करके कि साहब इसका पीडीएफ के आंसर कहाँ हैं। तो आंसर मैं इस बार पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि इनके आंसर्स जो है मैं वीडियो के अंदर ही मिलेंगे, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए आप, और पूरा वीडियो के साथ में बना रहिए। ऐसा मत करिए कि वीडियो को 2 मिनट 5 मिनट आप देखते हो और छोड़ देते हो कि पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। दोस्तों वीडियो के साथ में पूरा बने रहिए। वीडियो के अंदर हम इसके आंसर्स बताएंगे आपको, और पीडीएफ में आप एक बार दोबारा से जब करोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज के, आप आंसर्स खुद लगा सकते हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम। तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है इसमें, तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसके बाद नागौर है, तीसरे नंबर पर टोंक है। और तो यही ऑप्शन, यही क्रम सही है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी में सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना के नाम से उपयोग लिया था? बताइए किसने लिया था? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या बी स्मिथ। किसने सबसे पहले, यानी कि सन 1800, सबसे पहले नहीं, सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? प्रथम बार राजपूताना शब्द का लिखित में प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एक आसान प्रश्न। गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर? कई जगह 1722 मीटर लिखा मिलता है, कई जगह 1727 मीटर लिखा मिलता है। आपको जो भी लिखा मिल जाए आप टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बताइए दोस्तों, जलोढ़ मृदा जो होती है वो उपजाऊ मृदा होती है। दो तरह की जलोढ़ मृदा होती है, एक नवीन जलोढ़ मृदा, एक पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा मोस्टली लूनी नदी के बेसिन में या फिर कांतली नदी के बेसिन में पाई जाती है, और नवीन जलोढ़ मृदा जो है पूर्वी राजस्थान के मैदानी भाग में पाई जाती है। तो इनमें से पूर्वी मैदानी प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो जिला है भरतपुर। भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने और प्रचुर भंडार हैं? तो दोस्तों खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र हैं उदयपुर और चित्तौड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है भाई। जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध
चित्तौड़गढ़ जिले में, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में, और बजाज सागर बांध डूंगरपुर में। दोस्तों ये नहीं है, नीचे नीचे वाला सुमेलित नहीं है, बजाज सागर बांध, अरे निशान गलत लग जाता है भैया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें उदयपुर डूंगरपुर नहीं आएगा इस जगह पे, डूंगरपुर के अंदर नहीं है बजाज सागर बांध। इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध। ये माही नदी पर बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध इसका नाम है, और ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अब मैं लिख नहीं पाता हूं, मैं माउस से लिखता हूं एक्चुअली, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर है ये जो है माही बजाज सागर बांध जो है बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? भेड़ की किस्म कौन सी है? इनमें से 3 किस्म जो है भेड़ की दी हुई है, एक किस्म भेड़ की नहीं है। ऑप्शन है बोकला, पुंगल, मगरा और बर्बरी। दोस्तों बर्बरी जो है शायद बकरी होती है, भेड़ नहीं होती, बकरी होती है। अगला प्रश्न, जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट को का सही उत्तर दें। आइए दोस्तों, एक आसान प्रश्न आ गया है। केवलादेव पक्षी विहार, पक्षी विहार है, केवलादेव के अंदर है। बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना है, और काला हिरण जो है ताल छापर के अंदर पाया जाता है। ये इसका कूट का मिलान हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है? तो दोस्तों अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। गंगानगर के अंदर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वर्तमान राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न, निम्न में सभी संस्थानों की रवि की तिलहन निम्न सभी राजस्थान की रवि की तिलहन हैं सिवाय, ऑप्शन है तोरिया सरसों, तारामीरा, अलसी और मूंगफली। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसका सही उत्तर है मूंगफली। क्यों? क्योंकि सभी ये तिलहन है, तिलहन संघ के अंदर ये सभी आती हैं। सरसों भी आती है, तारामीरा भी आती है, अलसी भी आती है और मूंगफली भी आती है। लेकिन ये 3 फसल, सरसों, तारामीरा और अलसी जो है, ये 3 तो हैं रबी की फसल, और मूंगफली है खरीफ की फसल। इसलिए ये इन सबसे डिफरेंट है, और यही उसने कहा है कि रबी की तिलहन फसल है, बाकी सभी तो एक नहीं है। तो ये जो है मूंगफली जो है ये खरीफ के तिलहन की फसल है। ये ध्यान रखें, ये खरीफ में पैदा होती है, यानी कि बरसात के मौसम में जो है बोई जाती है, और सर्दियां प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। और सर्दियों में तो आप मूंगफलियों का आनंद लेते हो, खाते होंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो इस चंबल परियोजना में जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश राज्य का है। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन स्थानों का पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित हैं? चमड़ा आधारित लघु उद्योग कहां कहां पर है? तो ये जयपुर और जोधपुर के अंदर, जयपुर और जोधपुर के अंदर चमड़ा आधारित लघु उद्योग हैं। राजस्थान में मिट्टी, टेराकोटा की मूर्तियां बनाने का
मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो ये मोलेला है। मोलेला में टेराकोटा की मुख्यतः मूर्तियां बनाई जाती हैं और ये राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। टेराकोटा की मूर्तियों के लिए, हाथ से बनी हुई मूर्तियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है ये। भारत में मोलेला। मोलेला कहाँ पड़ता है? मोलेला पड़ता है राजसमंद जिले के खमनौर तहसील में। राजसमंद जिले के खमनौर तहसील के अंदर मोलेला गांव पड़ता है। खमनौर तहसील, खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बताइए आंसर। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्थान उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? तो रीको है, जो उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक पार्क नौखा के अंदर है और ये नौखा जोधपुर में है और जोधपुर राजस्थान में है। नौखा के अंदर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो दोस्तों ये है पहले, सबसे पहली जो है लाभ को ट्रांसफर करने वाली जो योजना है वो है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना है जिसके माध्यम से सीधे खातों में पैसा आना लगा था। अगला प्रश्न 42 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर था और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एज इट इज। हम इससे पहले किसी मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, ये फिर आ गया है इसी में। तो तारागढ़ का किला है बूंदी के अंदर, बूंदी का तारागढ़ का किला जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। कुल मिला के राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, कानड़ देव प्रबंधन किसके द्वारा रचित है? तो कानड़ देव प्रबंधन, ये सुबह भी हमने ये क्वेश्चन किया था कानड़ देव प्रबंधन का। ये पद्मनाभ के द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं। खाटू श्याम जी का मेला कार्तिक जो है फागुन के महीने में लगता है, बिल्कुल सही है। खाटू श्याम जी का मेला फागुन के महीने में लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है, बिल्कुल सही है। बाबा रामदेवरा का मेला श्रावण में नहीं भादों में लगता है। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद में लगता है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, यही असुमेलित है, यही सही सुमेलित नहीं है। भाद्रपद होता तो यह सही सुमेलित होता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नैक चार्मर डांस
से जाना जाता है? तो दोस्तों कालबेलिया, कालबेलिया को कहते हैं स्नेक चार्मर डांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। अगला प्रश्न, निम्न सभी शैली ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आते हैं सिवाय। ढूंढाड़ कहते हैं दोस्तों जयपुर या उसके आसपास के क्षेत्र को। तो आप देखिए आमेर जयपुर में है, जयपुर जयपुर में है, उनियारा शैली भी जयपुर की है, बूंदी शैली अलग पड़ती है, ढूंढाड़ में नहीं आती है, बूंदी हाड़ौती शैली में आती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न, पाबूजी की फड़ सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लेते हैं? तो पाबूजी की फड़ सुनाते समय रावण हत्ता काम में लिया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है पाबूजी की फड़ बांचते समय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था, आजकल इसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित, जयपुर की शाहगढ़ तहसील के अंदर बैराट के नाम से जाना जाता है, इसे बैराट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर कहते हैं दोस्तों बूंदी को। बूंदी जो है बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ग्रीष्म उत्सव ठंडी जगह पर मनाया जाता है, यानी कि माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है? तो दोस्तों तिल पट्टी के लिए जो स्थान जाना जाता है वो स्थान है बीकानेर। बीकानेर जो है तिल पट्टी के लिए फेमस जगह है। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता कहते हैं? तो पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता कहते हैं, पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पंडित जसनाथ गायकी का संबंध है, पंडित जसनाथ का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसनाथ का संबंध जो है मेवाती घराने से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? तो दोस्तों उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ तीनों ही मारवाड़ के इलाके में आते हैं, मेवाड़ के, सॉरी मारवाड़ नहीं, मेवाड़ के इलाके में, मेवाड़ के इलाके में आते हैं, और तो इन जगह पे मेवाड़ी बोली बोली जाती होगी। बंगड़ और मालवी जो है ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर आते हैं हालांकि, पर इधर की साइड में जो है ज़्यादातर मालवी बोली का प्रभाव है, बंगड़ी बोली भी बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, दमना एक गहना है जो पहना जाता है? तो दोस्तों दमना कहाँ पहना जाता है बताइए? दमना जो है कहाँ पहना जाता है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है गले में, उंगली में, कान में या नाक में। दमना कहाँ पहना जाता है? तो दमना पहना जाता है उंगली के अंदर। निम्न में से शिलालेख ओब्लिक प्रशस्ति उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो अचलेश्वर शिलालेख 1285, दिलवाड़ा 1216, कुम्भलगढ़
प्रशस्ति 1460। तो दोस्तों इसका प्रशस्ति और उनके बस के सही जोड़े कौन से हैं? तो पहला और तीसरा जोड़ा सही है, ये गलत है दिलवाड़ा वाला। दिलवाड़ा प्रशस्ति जो है, दिलवाड़ा शिलालेख जो है, ये 1434 के अंदर आया शायद, 1434 ईस्वी का है इसका। 1434 होगा इसका जो है, इसके स्थान है ना, तो ये सही होता, इसलिए पहला और तीसरा इसमें सही होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर इनके सही कालक्रम के अनुसार बताइए। युद्ध हुए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध तो 1192 में ही हो गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध जो है बाद में हुआ है, इसके बाद में हुआ है। तो सबसे पहले तराइन का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, ये कालक्रम अरेंज हो जाएगा इनका। 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ का विजय स्तंभ। अगला प्रश्न, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर शहर की स्थापना करी थी भरतपुर के महाराज मूछों वाले श्रीमान महाराजा सूरजमल जी के द्वारा स्थापना की गई थी। महाराज सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? तो इन्होंने करौली के अंदर संधि की थी, करौली में संधि की थी हरबख्श सिंह के साथ ब्रिटिश अधिकारियों ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था? तो राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है नसीराबाद से शुरू हुआ था। 28 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारेट। इनके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? आप सब जानते होंगे शायद, ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है बेगू आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन बेंगू आंदोलन के दौरान आया था। आने को तो ये ट्रेंच कमीशन बिजौलिया में भी आया था, ट्रेंच जो अधिकारी आया था, लेकिन ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है, ट्रेंच कमीशन जो बन के आया था वो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान आया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसको भी आप सब लोग जानते होंगे, संप सभा की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु गोविंद के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, जब राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण पूर्ण हुआ था, बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था और राजस्थान के मूलभूत ढांचे की नींव रखी गई थी। उस दिन ही राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करिए। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में जमाइए। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1931 ईस्वी में ही हो गई थी। वो एक अलग बात है, इसकी पुनर्गठन स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना सबसे पहले जयपुर की हो गई थी। उसके बाद किशनगढ़ और सबसे अंत में बांसवाड़ा का नंबर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न, कू किससे संबंधित है? कू का संबंध किससे? कू क्या है? भील जनजाति के घर है, गरासिया जनजाति के द्वारा का हथियार है, या भील जनजातियों के कपड़े हैं, या मीणा जनजातियों के त्योहार का नाम है कू? कू क्या है? कू दोस्तों भीलों के घर को कू कहते थे। एक क्रू ऐप और चलता है मोबाइल में, क्रू ऐप, जो कि ट्विटर जैसा है, वो क्रू ऐप गलत है। ये कू जो है गलत है, नहीं अलग है, सॉरी, वो क्रू ऐप अलग है, लेकिन कू का संबंध जो है भीलों के घरों से है। स्वतंत्रता से पूर्व जो भील जिस जगह पे रहते थे उसको कू कहते थे। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था देश का? तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य था त्रिस्तरीय प्रणाली प्रारंभ करने वाला। क्या होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली? 3 स्तर कौन कौन से हैं पंचायती राज प्रणाली के? तो दोस्तों, पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जहां सरपंच बनता है। दूसरा स्तर है पंचायत समिति, जहां पर एक पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। और तीसरा स्तर है जिला परिषद, जहां पर जिला प्रमुख का चयन होता है। ये 3 स्तर है, इसलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहा जाता है। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, ये 3 स्तर हो, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। नारी सशक्तिकरण इसका सही और सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न कारोबार के लिए या रत्न बाजार के तौर पर फेमस है? तो दोस्तों, जयपुर वो शहर है राजस्थान का जो रत्न बाजार में अपनी पहचान बना चुका है, और पन्ना की एशिया की सबसे बड़ी मंडी जयपुर के अंदर है। हीरा, माणिक, मोती जयपुर में बिकते हैं। अगला क्वेश्चन, जोड़ी का मिलान कीजिए। एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र दे रखे, दूसरी तरफ नस्ल दे रखी है, तो कौन सा पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? पशु प्रजनन केंद्रों के नाम है डक, चंदन और मोहन, और राठी, धारपाल और मालवी। तो डक के अंदर मालवी प्रजनन केंद्र है, चंदन का संबंध थार पारकर से है, और नौहर के अंदर राठी नस्ल के पशुओं का प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था? खेतड़ी में, सीकर में, झुंझुनू में या फतेहपुर में? तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय था इसका ये मुख्यालय था झुंझुनू के अंदर। दोस्तों, आप परसों के दिन परीक्षा देने जा रहे हैं। मेरी आप सभी को एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। आप अपने धैर्य से परीक्षा दें, आपको भगवान आपको सफल बनाए परीक्षा में।
ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। ये हमारा वीडियोस था, इतने ही क्वेश्चंस लेकर आए थे हम आज। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक ठोक दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।